Hello everyone, I am Shikha and you are watching your YouTube channel Full Solution. हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर स्टडीइंग। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि 1991 में जो रिफॉर्म लेके आए गए थे उनमें एलपीजी रिफॉर्म का बात करा गया था कि ये मेन पर्सपेक्टिव था उस रिफॉर्म का कि एलपीजी को लेके आया गया था। तो व्हाट डज एलपीजी स्टैंड्स फॉर? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग एल को पढ़ेंगे सबसे पहले कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। लिबरलाइजेशन के बारे में हम लोग पहला वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड डिटेल डिस्कशन होगा अबाउट द लिबरलाइजेशन। इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिबरलाइजेशन के बारे में बताओ, शॉर्ट नोट दो लिबरलाइजेशन में, या लिबरलाइजेशन से इंडियन इकोनॉमी को क्या फायदा हुआ था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट डू यू मीन बाय लिबरलाइजेशन? तो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को लिबरल होना, किसी भी चीज को फ्रीडम देना थोड़ा। हमारी इकोनॉमी में कोटा सिस्टम था। पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, कौन प्रोड्यूस करेगा, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। लेकिन इन सब से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस को जब लूज आउट करा गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करा गया कि कौन प्रोड्यूस करेगा ये लोग डिसाइड करेंगे, कैसे प्रोडक्शन होगा ये प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे, एंड किसके लिए प्रोड्यूजन प्रोडक्शन होगा ये भी इकोनॉमिक फैक्टर्स डिसाइड करेंगे, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे। इसको ही लिबरलाइजेशन बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी में, कि आप प्रोडक्शन को लिबरलाइज कर रहे हैं, आप कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए किसी भी इकोनॉमी पर। नेक्स्ट, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री। लिबरलाइजेशन का मेन पार्ट डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्री था। लाइक हम लोगों ने पढ़ा था कि कोटा सिस्टम था, इंस्पेक्शन था, लाइसेंसिंग थी। ऑल दीज थिंग्स वेयर देयर कि ताकि इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाती थी, उसकी वजह से बैकवर्ड एरियाज में जो इंडस्ट्रीज होती थी उनको इजिली लाइसेंस मिल जाता था। तो हम लोगों ने इसको डीरेगुलराइज किया कि नो, हम लोगों को इंडस्ट्रीज को फ्लोरिश होने देना है, इजी करने हैं टर्म्स एंड कंडीशन सो दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज लाइसेंस वाज अबॉलिश फॉर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज। हमने क्या किया, लाइसेंस सिस्टम को जिसमें 2 से 5 साल का टाइम लग जाता था सिर्फ लाइसेंस लेने के लिए, उसको अबॉलिश किया फॉर मैक्सिमम इंडस्ट्रीज। सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज में उसके बाद लाइसेंसिंग रह गए। आज भी इन इंडस्ट्रीज के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ड्रग इंडस्ट्रीज, अल्कोहल इंडस्ट्रीज एंड हजार्डस सब्सटेंसेस इंडस्ट्रीज। जितने भी ये सारे प्रोडक्ट्स है जो कि किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं टू द ह्यूमन और द इन्वायरमेंट, इनके लिए हमको सिर्फ लाइसेंस लेना पड़ता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल इज ओवर। गवर्नमेंट कंट्रोल एक तरह से खत्म हो गया था, लेकिन कुछ कुछ एरियाज से जहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल अभी भी था। वो कौन से एरियाज है? रेलवेज, जहाँ अभी भी गवर्नमेंट कंट्रोल है, मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट है। हाँ, अब प्राइवेटाइज हो रही है धीरे धीरे रेलवे, जब हम लोग प्राइवेट ट्रेन देखेंगे आने वाले टाइम पे। नेक्स्ट, एटॉमिक एनर्जी। ऑफ कोर्स दैट टाइम 1945 के आसपास जब जापान में अटैक हुआ था, एटम बॉम्ब गिराए गए थे, तो एटॉमिक एनर्जी को गवर्नमेंट ने अपने हाथ पे रखा। नेक्स्ट डिफेंस सेक्टर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया वॉर्स हो रहे थे, उसके बाद फिर उस समय पे कारगिल वॉर का टाइम था 1900s में, तो उस समय पे डिफेंस को भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा। लेकिन अब डिफेंस का मेजर पार्ट प्राइवेटाइज होने की तरफ है। ये आज का सिनारियो है। नेक्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। उस समय पे जो लिस्टेड कंपनीज होती थी, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती थी, उनको आरबीआई कंट्रोल करता था। लेकिन अब 1991 में के रिफॉर्म में, लिबरलाइजेशन में बोला गया कि आरबीआई विल एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, नॉट एज रेगुलेटर। मतलब वो फैसिलिटेट कराएगा, कंपनीज को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराएगा, उनको अवेयर करेगा, उनको इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर्स बताएगा, लेकिन रेगुलेट नहीं करेगा। वो उनपे रूल नहीं करने की कोशिश करेगा। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट इज एफडीआई एंड एफआईआई अलाउड। जब एलपीजी करा गया, लिबरलाइज किया हम लोग अपनी इकोनॉमी को, तो हम एफडीआई को अलाउ किए एंड एफआईआई को अलाउ किए हम लोगों ने, कि एफडीआई का इनफ्लो बढ़ा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है शॉर्ट में बताते हैं। एफडीआई इज फॉर लॉन्ग टर्म, दिस इज फॉर शॉर्ट टर्म। एफडीआई डिपेंड करता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है किसी कंपनी में, और एफआईआई इज द हेज फंडिंग टाइप ऑफ, कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट बढ़ता दिखता है तो पैसा डालते हैं, और प्रॉफिट नहीं बढ़ता दिखता है तो फिर पैसा निकाल के ले जाते हैं वो लोग, और इसकी वजह से बहुत फ्लक्चुएशंस आते हैं कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में। तो दिस इज रिस्की ऑल्सो। हाँ, इसमें रिटर्न ज्यादा है लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। इसमें रिटर्न रिलेटिवली एफआईआई से कम है क्योंकि ये प्रॉफिट पे बेस्ड नहीं है। जनरली ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है, कैपिटलाइजेशन पर्पस के लिए होता है। नेक्स्ट इज फिस्कल रिफॉर्म। फिस्कल रिफॉर्म एंड देर आर टू थिंग्स। ओके, लेट मी चेंज द कलर. There are two things. First, fiscal policy, and next is monetary policy.
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। फिस्कल पॉलिसी वो सारे पॉलिसी जहाँ पे गवर्नमेंट रूल बनाएगी, एंड मॉनेटरी पॉलिसी वो सारा पॉलिसी जहाँ पे आरबीआई रूल बनाती है। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए दो टाइप ऑफ की पॉलिसी चाहिए होती है, फिस्कल पॉलिसी जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह लाती है लाइक बजट एक्सेट्रा, एंड मॉनेटरी पॉलिसी जहाँ पे आरबीआई सारे स्कीम्स लेके आती है और आरबीआई चलाती है गवर्नमेंट, लाइक इंटरेस्ट रेट, लोन का रेट क्या होगा, ये सारा। तो फिस्कल रिफॉर्म्स लेके आया गए। फिस्कल रिफॉर्म्स, अब गवर्नमेंट का तो मेन काम टैक्सेशन है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग टैक्सेशन देख सकते हैं। टैक्सेशन के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो दो तरह के टैक्सेशन होते हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डिटेल में आपको टैक्सेशन की क्लास में मिलेगा, टैक्स का वीडियो भी डाला हुआ है, आप देख सकते हैं क्या होता है दोनों, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, और टैक्स की वीडियो में देख सकते हैं। तो क्या किया गया लिबरलाइजेशन में, टैक्स का रेट को कम करा गया, क्योंकि बहुत सारा टैक्सेशन होने पे आप इनकम जनरेट नहीं कर पाते, और इनकम अगर जनरेट नहीं कर पाएंगे तो आप कैपिटल नहीं लगा पाएंगे किसी बिजनेस में। तो टैक्स के रेट को कम करा गया और टैक्सिंग प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करा गया, कि आप बहुत पेपर वर्क नहीं करना पड़ेगा, इजिली टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये अपने आप में ही पूरा एक चैप्टर है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। बस शॉर्ट में आपको बताने के लिए बता देते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब होता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, या फिर इनकमिंग of cash and outgoing of cash is balance of payment। अगर इनकमिंग ऑफ कैश ज्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल होता है, और अगर आउटगोइंग ज्यादा होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज जितना भी एक्सपेंडिचर है और जितना भी इनकम है उसको हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैलकुलेट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उस समय बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। जब हम लोग लिबरलाइज किए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होना शुरू हो गया था। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था। डेफिसिट का मतलब आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, मतलब ज्यादा एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं और इनकम कम हो रही है हमारी। डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डेफिसिट बढ़ने की वजह से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए स्टार्टिंग से बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया था। हमारी इकोनॉमी को ओपन अप करने के बाद बाहर से ज्यादा लोग आना शुरू हो गए थे, हम उतने प्रिपेयर्ड नहीं थे इंटरनेशनल जाने के लिए। इसकी वजह से एक्सपेंडिचर ज्यादा होना शुरू हो गए और इनकम कम होना शुरू हो गया। एक्सपेंडिचर ऑफ कोर्स क्यों होगा, क्योंकि अगर हमारे इम्पोर्ट ज्यादा होंगे, इम्पोर्ट ज्यादा होंगे एंड एक्सपोर्ट कम होंगे, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा सामान मंगाएंगे तो डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। डेफिसिट बढ़ने की वजह से हम लोगों को क्या करना पड़ा, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी करना पड़ा, और डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी करने से इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होना शुरू हो गया। अब इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वेरी इंपॉर्टेंट, डीवैल्यूएशन ऑफ रूपी। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है रूपी का वैल्यू कम हो जाना। ऑल्दो वॉल्यूम बढ़ेगा, 50 से 100 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू कम हो जाएगी रूपी की। देखिए एकदम आराम से समझते हैं इसको। 1991 के पहले सपोज करते हैं कि $1 का वैल्यू 50 रुपया था, लेकिन 1991 के बाद हमने डीवैल्यू कर दिया रूपी को, जिससे $1 का वैल्यू 100 रुपया हो गया। तो अच्छे से समझिए कि $1 के लिए हमको 50 रुपया पे करना पड़ता था, और 1991 के बाद उसी $1 का हमको 100 रुपया पे करना पड़ता है। दैट मीन्स 50 रुपया इज नाउ इक्वल टू 100 रुपीज। तो ये वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई, पहले का 50 रुपया अब 100 रुपया के बराबर हो गया, तो वैल्यू कम हो गया मनी का। जब मनी का वैल्यू कम हो गया तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। 1 केजी एप्पल के लिए हमको 50 रुपया पे करना पड़ता है, सिंपल। अगर हमको 1 केजी एप्पल खरीदना है तो हमको 50 रुपया पे करना पड़ेगा। अब इस केस के अकॉर्डिंग 50 रुपए इज $1। तो 1991 के पहले हमको 1 केजी एप्पल खरीदने के लिए डॉलर में $1 देना पड़ता होगा, लेकिन 1991 के बाद हमको 1 केजी एप्पल खरीदने के लिए आधा डॉलर में ही तो काम चल जाएगा ना, क्योंकि 50 रुपया ही तो है डॉलर के एप्पल का वैल्यू। 50 रुपए के लिए हम आधा डॉलर देंगे, तो आप सोचिए पहले हम $1 देते थे, अब हम हाफ डॉलर देंगे सिर्फ। दैट मीन्स कि उतने ही पैसे में अब 2 केजी एप्पल आना शुरू हो जाएगा। तो मनी का वैल्यू खत्म हुआ ना, डी वैल्यू। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस। जब प्राइस प्रोडक्ट का कम हो जाता है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और डिमांड अगर इंक्रीज होगी तो मनी का इनफ्लो इंक्रीज हो जाएगा। लाइक अब अमेरिकन ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, क्योंकि उनको कम पैसे में काम चल जा रहे हैं। दैट इज वाई। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या हुआ था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हमें फायदा हुआ था। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी शुरू हो गई थी, बाहर से हम टेक्नोलॉजी मंगाने लगे थे। लोकल इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिला था, हम रॉ मटेरियल्स मंगाने लगे थे, मार्केट से हमारे प्रोडक्ट जाना शुरू हो गए थे। स्किल एंड नॉलेज शेयरिंग इज ऑफ कोर्स। अगर हम देखें आज तो 30 बोला जाता है 38% डॉक्टर्स यूएसए में इंडियन है। तो वही है कि स्किल एंड नॉलेज शेयरिंग स्टार्ट हो गया था। टैरिफ रिड्यूस कर दिया गया था, टैरिफ मतलब टैक्सेस और इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट।
इंपोर्ट लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया गया था, एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया था, या एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी अलाउ कर दिया गया था टू एक्सपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अलाउ कर दिए थे हम लोग एक्सपोर्ट के लिए। लाइक अभी होता है ना कि ऑनियन का प्राइस बढ़ जाता है इंडिया में, या दाल का प्राइस बढ़ जाता है, दैट मीन्स कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कम हो जाते हैं इंडिया में। अब क्या होता है, गवर्नमेंट आज भी इस पे इसको रोकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इस पे। अगर यहाँ पे देखती है कि फूड क्रॉप्स के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फूड क्रॉप्स को एक्सपोर्ट कराना बंद करवा देती है उस समय, तो ताकि प्राइस यहाँ पे स्टेबल हो सके। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अलाउ करा गया, पर ऑल्दो रिस्ट्रिक्टेड वे में। And so the conclusion is economy should be governed by economic forces and not by a governmental control। अगर लिबरलाइजेशन एक लाइन में आपको सीखना है तो यही है कि इकोनॉमी को गवर्न करना चाहिए इकोनॉमिक फोर्सेस के अकॉर्डिंग, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, एंड गवर्नमेंटल कंट्रोल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक कंट्रोल नहीं की जा सकती है। सो आई होप आप लोगों को लिबरलाइजेशन क्लियर हुआ होगा कि लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन कैसे किया गया था, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी कैसे किया गया था, क्यों किया गया था, ताकि फॉरेन फॉरेन से करेंसीज हमारे यहाँ आए, फॉरेक्स रिजर्व बने हमारे यहाँ पे, और हम अपने इंपोर्ट्स के पैसे दे पाए। ऑयल इंपोर्ट करते थे हम लोग, उसके पैसे दे पाए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।